देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ। रात के करीबन 8 बजे मैं अपने गांव पहुंचा। जब मैं अपने गांव पहुंचा तो आज मुझे मेरा गांव कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा था। घनघोर सन्नाटे ने अपना डेरा जमा रखा था। दरअसल मैं अपने गांव में 3 साल के बाद लौट रहा था, क्योंकि मुझे अपने गांव में दादा और दादी से मिलने की काफ़ी इच्छा लगातार सता रही थी। जैसे तैसे मैं अपने गांव में पहुंच गया। जब मैंने अपने गांव में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने से कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गुजरी हो। लेकिन जब मैं पीछे पलटा तो वहाँ पर घनघोर सन्नाटा और अंधेरा ही नज़र आ रहा था। मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यही सोचकर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं गांव के अंदर जा रहा था तो उस वक्त रात का समय था, मगर इतना भी टाइम नहीं हुआ था। गांव वाले सभी आराम से सो रहे थे। ना तो कोई लाइट दिखाई दे रही थी और ना ही कोई घूमता हुआ इंसान नजर आ रहा था। सिर्फ रात के 8 बजे इतना भयानक और खौफनाक अंधेरा होना और साथ ही गांव में लाइट का ना होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे तैसे मैं दादी के घर तक पहुंच गया। घर पर पहुंचकर दादी ने मेरा काफ़ी अच्छे से स्वागत किया और उसके बाद मेरी दादी ने मुझसे कहा, आज तो तुम आ गए वो अच्छी बात है, लेकिन आज के बाद कभी भी रात के समय हमारे इस गांव में बिल्कुल भी सफ़र मत करना। रात के समय यह गांव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात में इस गांव पर भूत प्रेत का साया मंडराता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक औरत भीख मांगती है, लेकिन वह कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि एक भटकती हुई भयानक आत्मा है, जिसने अपनी अधूरी इच्छा की वजह से आत्मा का रूप धारण कर लिया है। कहते हैं वो जिस घर के पास भी जाती है उस घर के अंदर झगड़ा लड़ाई होते ही है और बीमारियों से वह घर पूरे तरीके से शिकार बन जाता है। और तो और कई बार तो वह चुड़ैल किसी की मौत का कारण भी बनती है। मुझे पता चल चुका था कि दादी मुझे यूं ही कहना चाहती है कि अब से इस गांव में रात में बिल्कुल भी प्रवेश मत करना। मेरे साथ भी एक छोटा सा हादसा हुआ तो था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि मैं एक महानगर मुंबई में रहने वाला क्यों भूत प्रेत पर विश्वास करूंगा। मैं तो इन सभी को अंधविश्वास समझता था। उसके बाद मैंने अपनी दादी से कहा कि आपकी बनावटी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी दादी जी, लेकिन आप अपने गांव वालों को भी समझा दें कि रात के समय यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं इतना बोलकर भूत प्रेत का मजाक उड़ाता हुआ वहां से निकल पड़ा। मैं आकर सीधा अपने कमरे में आराम करने लगा। रात के लगभग 1 बजे अचानक हमारे घर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खटखटाया। मैं उठकर दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन वहां पर मेरे पास उसकी चाबी नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई आया है तो कोई और घर देखकर रात के लिए वहीं रुक जाएगा। तब तक मैं नींद में भी था, इसलिए मैं आवाज़ भी नहीं दे पाया, क्योंकि नींद में होने की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं जाकर वापस से अपने कमरे में सो गया। लेकिन उसके बाद जब सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे थोड़ा बुखार महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कल के सफ़र की वजह से थोड़ा बुखार आ गया है। लेकिन तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी तो मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मम्मी की कॉल थी। मम्मी ने मुझे कहा, आज तुम्हारे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा, तो तुम्हें जल्दी आज घर पहुंचना होगा, क्योंकि यहाँ का सारा काम अब तुम्हें ही संभालना है। उस गांव से मुंबई की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की थी, तो ऐसे में मुझे सफ़र में थोड़ा टाइम लगने वाला था। उस वक्त मेरे दादी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और फिर शाम के तकरीबन 6 बजे फिर से गांव के लिए तैयार हो गया। उसके बाद जाकर मैंने दादी को पूरी घटना का जिक्र किया कि पापा की तबीयत खराब हो चुकी है, तो ऐसे में मुझे गांव जाना ही होगा। दादा और दादी भी मुझे रोक नहीं पाए। दादाजी ने मुझे कहा, बेटा देखो, आज तुम जिस रास्ते से जा रहे हो वह रास्ता हमारे गांव से ही निकलता है और वो श्रापित माना जाता है। ऐसे में तुम मेरा यह रामदेव महाराज का लॉकेट अपने साथ लेकर जाओ। इस लॉकेट की वजह से तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा होने वाली है। मैं कभी भी दादाजी की बात नहीं टालता था और वैसे भी उस लॉकेट को लेने में मुझे कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की
और उसके बाद अपनी इनोवा लेकर मैं वहां से तुरंत ही निकल पड़ा। जब मैं गांव से निकला तो शाम के 8 ही बजे थे, लेकिन उस 45 किलोमीटर के सफर में मुझे टाइम लगने वाला था। लगभग 1 घंटा तो पक्का था, क्योंकि वह रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ था। रात के करीब 8:30 बजे मैं उस गांव के अंदर दाखिल हुआ, जिस गांव के अंदर भूत प्रेत का यानी कि लोगों को अंधविश्वास का साया नजर आता था। मैं अपनी गाड़ी लेकर उसी रास्ते को अभी पार ही कर रहा था कि तभी पता नहीं कहां से मगर एक पत्थर आकर मेरे साइड वाले कांच पर लगा। कांच तो टूट गया और कांच के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। साथ ही कांच का एक टुकड़ा आकर मेरे हाथ में घुस गया, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था। लेकिन मेरा कांच कैसे फूटा मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैं बाहर भी निकला मगर चारों तरफ कुछ भी नहीं था। वहां चारों तरफ सन्नाटे के अलावा सिर्फ और सिर्फ खामोशी नजर आ रही थी। लेकिन उस जंगल भरे रास्ते के अंदर आखिर कौन हो सकता था? अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि अचानक से मौसम का हाल बिगड़ने लगा। चारों तरफ बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक से इस तरह मौसम का बदल जाना एक हिला देने वाली बात थी। कैसे इतने ही पल में मौसम बदल गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मौसम तो खराब था, लेकिन कहीं पर भी बरसात नहीं हो रही थी, जो मेरे लिए एक अच्छी बात थी। मैं गाड़ी में जल्दी से बैठ गया। फिर जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तब मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले जहां पर गाड़ी का कांच टूटा था, लेकिन अब गाड़ी का कांच बिल्कुल ठीक और साफ साफ दिखाई दे रहा था। सच में उस समय मेरी तो हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो कांच टूटा हुआ था। फिर मैंने उसके साइड वाला कांच देखा तो वह भी एकदम सही था। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को वहां से स्टार्ट करके तुरंत ही निकल पड़ा। वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे मेरे सामने कोई औरत लिफ्ट मांगती हुई नजर आई। वह औरत जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। जब मेरी गाड़ी उसके पास पहुंची तो मैंने उसके पास गाड़ी को रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि वैसे भी मैं रात में किसी को लिफ्ट नहीं देता और आज भी लिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी कार को सिर्फ और सिर्फ ड्राइव कर रहा था। एक बार फिर मेरे सामने एक और आदमी लिफ्ट मांगता हुआ दिखा। यहाँ लगातार इस रास्ते के ऊपर कई सारे और कई प्रकार के लोग लिफ्ट मांग रहे थे। मेरे दादाजी का कहना था कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है, कितने इंसान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने आप में बोलते हुए उस रास्ते को पार करने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र मेरे साइड मिरर पर गई तो मानो मेरे पैरों नीचे से जमीन ही खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि जिन दो लोगों को मैंने लिफ्ट नहीं दी थी, वही दोनों मेरी कार की पीछे वाली सीट पर आराम से बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। उसके बाद अचानक से मैं पीछे पलटा तो वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। ये क्या हो रहा था? ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता था। मेरा तो दिमाग ही अब खराब हो चुका था। उसके बाद जब मैंने एक नज़र एक बार फिर कांच पर डाली तो अब एक बार फिर वहां पर कोई मौजूद नहीं था। शायद ये मेरा कोई गलत वहम होगा। यही सोचते हुए मैं अपने पसीने को पोंछते हुए गाड़ी को ड्राइव करने लगा। लेकिन तभी एक आवाज़ जिसने मेरा दिल दहला कर रख दिया, वह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि मेरी गाड़ी के अंदर से ही आई थी। और वह आवाज़ लड़की या फिर किसी औरत की चिल्लाने की थी। जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मैंने एक भयानक और खौफनाक नज़ारा देखा। इस बार मैंने देखा कि वह औरत, जिसके बारे में गांव वालों का कहना है कि वह एक चुड़ैल है जो भीख मांगती है, वह बिल्कुल मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। मेरी गाड़ी के अंदर वो कैसे आ गई ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक से उसने मुझे छुआ और उसके छूते ही उसे बहुत ही जोर का करंट लगा। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि मुझे वह छू नहीं सकती, लेकिन मुझे लगा कि वह एक शैतानी शक्ति है तो उसके लिए कोई भी काम आसान है। तभी वो एक भयानक आवाज में मुझसे बोल पड़ी, तुम्हें तो बहुत प्रेतों में विश्वास नहीं था ना, अब देख लो अपनी आंखों से। मगर अब उसे कैसे पता कि मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं था। शायद कभी कभी हमारे आसपास ऐसी बुरी ताकतें मंडराती हैं जिनका हमें आभास नहीं होता,
मगर वो हमारे आसपास ज़रूर होती हैं। शायद यह बुरी आत्मा भी मेरे भूतों के मजाक उड़ाते समय वहीं आसपास घूम रही थी और उसका अंजाम मुझे इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा था। लेकिन मैंने सुना था कि यह चुड़ैल तो सिर्फ गांव में घूमती है, लेकिन शायद इसी की वजह से वह पूरा रोड श्रापित माना जाता है। उसके कुछ सेकंड बाद ही वह औरत जब मेरी आंखों के थोड़े इधर उधर की तरफ देखने लगी तो वो औरत वहां से गायब हो गई। मैं बार बार पीछे पलटकर देख रहा था, मगर चारों तरफ अभी भी मुझे घनघोर सन्नाटा नजर आ रहा था। लाइट की कोई भी सुविधा नहीं थी। चारों तरफ अंधेरे और काले बादलों ने अपना राज कर रखा था। मगर तभी एकदम एक आवाज ने मेरी चलती हुई गाड़ी रोकी। अब मेरी सांसें एकदम से ही बढ़ गईं। दरअसल इस बार वह आवाज कांच के पास से आ रही थी। जब मेरा ध्यान उस तरफ पड़ा तो मैं एकदम से हैरान हो गया। डर की वजह से अब मेरे अंदर मेरी जान ही निकलने लगी। मैंने देखा कि इस बार मेरी आंखों के सामने मुझे एक बहुत ही भयानक और डरावनी चीज नजर आई। दरअसल वह औरत इस बार उल्टी मेरे कांच के ऊपर लटकी हुई थी। मगर डर की बात तो ये थी कि मैं उसका भयानक चेहरा अब अपनी आंखों के सामने बहुत नजदीक से आसानी से देख पा रहा था। उसका भयानक उबड़ खाबड़ चेहरा मेरी मौत को लगभग तय कर रहा था। लेकिन एक बात जो मैं लगभग बार बार नोट कर रहा था वो ये थी कि वह औरत सिर्फ मुझे एक बार ही छू पाई। उसके बाद उसने मुझे हाथ नहीं लगाया। वह लगातार मुझे डराने का प्रयास कर रही थी। डर के मारे मेरा भी अब स्टीयरिंग से धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगा और देखते ही देखते अब मेरी गाड़ी पूरी तरीके से मेरे हाथों से अपना संतुलन बिगड़वा चुकी थी। तभी मैंने देखा कि अब वो औरत अब मेरी साइड वाली सीट पर आकर बैठ गई है। उसे अपनी बगल वाली सीट में आता देख मैं तो डर के मारे कांपने लगा। अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी से नीचे उतर जाऊं, क्योंकि अब मैंने गाड़ी को तो रोक दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन उसके बाद एक बात मैंने एक और चीज नोट की कि वह औरत मेरे बिल्कुल करीब नहीं आ रही थी। यानी कि अब मैं इसे धीरे धीरे समझने लगा कि जरूर इस लॉकेट के पीछे कोई कारण है। दरअसल वह लॉकेट चमकने लगा, जिस वजह से यह साफ साफ पता चल रहा था कि हो ना हो इस लॉकेट के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। मगर उसके बाद मैंने उस लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसे चारों तरफ घुमाया तो मुझे थोड़ा ऐसा सुकून सा महसूस हुआ कि अब सब कुछ सामान्य है। फिर उसके बाद मैंने देरी ना करते हुए जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और फिर गाड़ी को भगाता हुआ वहां से सीधा मुंबई के लिए रवाना हो गया। लेकिन जब मैंने इस घटना का जिक्र सभी मेरे घर वालों से किया तो उन्होंने बताया कि दरअसल यह लॉकेट वहाँ के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता का है। वहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पूजा होती है और शायद उन्हीं की वजह से मेरी जान बच पाई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।